अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकीब। पीडीएम के मामलात एक तरफ और दूसरी तरफ हुकूमती मामलात। काबीना का इजलास भी हुआ। इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें बहुत सारे जिक्र किए शिबली फराज साहब ने, जिसमें रिफॉर्म्स का जो कुछ भी रिफॉर्म्स किए गए हैं अब तक उसकी भी एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है इस काबीना के इजलास की वो ये है कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वज़रा की कारकर्दगी उस तरह से नहीं है जिस तरह से वो चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया है और अपने तमाम वज़रा को ये इंस्ट्रक्ट भी किया है कि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मज़ीद बेहतर करें और आवाम के जो मसाइल हैं या आवाम से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उन पर जो है वो अपनी तवज्जो रखें। आपको ये भी इल्म होगा कि जो इस वक्त पीडीएम का चैलेंज, हुकूमत कहती है कि कोई चैलेंज नहीं है इस ऑपोजिशन से, लेकिन हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से अगर हम जिक्र करें तो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं इस वक्त जो हुकूमत के लिए एक चैलेंज हैं। एक तो जो हालिया ब्लैकआउट हुआ मुल्क में, जिसके बाद हमने देखा कि पावर डिवीज़न की तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया। वज़रा जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई आया जिसने बताना है कि 9 जनवरी की रात को अचानक से गुड्डू पर जो सर्किट 1-2 ट्रिप हुआ वो कैसे हुआ। जैसे ही वो ट्रिप हुआ, जो दूसरा सर्किट था डीजी खान वाला, मुजफ्फरगढ़ वाला, वो भी फौरी तौर पर ट्रिप हुआ जिसकी वजह से पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया। उसके बाद बताया गया कि जनरेशन के ऊपर तो बड़ी तवज्जो दी गई लेकिन ट्रांसमिशन को अपडेट नहीं किया गया साबका हुकूमतों ने, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इसमें बताया जाएगा कि कौन एट फॉल्ट था और उसके बाद जाहिर है कि जो भी कसूरवार होगा उसको सज़ा दी जाएगी, लेकिन जो वहाँ का अमला था गुड्डू पर उसको तो फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। क्रशिंग सीजन के दौरान चीनी की कीमतें एकदम बढ़ती जा रही हैं। इसी हुकूमत ने और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने पहले भी जब कीमतें बढ़ी थी तो उसके बाद एक कमीशन भी फॉर्म हुआ, कमीशन की रिपोर्ट भी आई और मौजूदा हुकूमत ये कहती रही कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चीनी पर कमीशन भी कायम किया गया और तमाम तर जो चीज़ें हैं वो सामने लाई गई कि क्यों आया चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। न सिर्फ चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं बल्कि घी और ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें भी होशरुबा इजाफा हो गया है और इसके लिए यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर तो बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। घी पर 22 रुपये फ़ी किलो और कुकिंग ऑयल पर 27 रुपये फ़ी किलो जो कीमत है वो बढ़ाई गई है। बकिया बाज़ारों का तो आप जानते हैं कि जो प्राइस कंट्रोल कमिटीज़ हैं जिनको वज़ीर आज़म ने कई बार मुतहर्रिक करने की कोशिश भी की और सूबों को ये कहा भी है कि वो कंट्रोल करें, वो अभी तक कंट्रोल करने में नाकाम रहती हैं। फिर पीडीएम के मामलात अपनी तरफ, जिन्होंने कल बलूचिस्तान के अंदर भी अपना एक पावर शो दिखाना है, उस पर तो हम शायद ही आज बात कर पाएँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हुकूमत की परफॉर्मेंस। क्या यही काफ़ी होगा अपोजिशन के लिए इनको ललकारने के लिए? 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है और आज वज़ीर आज़म ने इसका जिक्र अपने काबीना के इजलास में भी किया कि 2.5 साल में कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करना है। अब ज़रा पहले पावर ब्लैकआउट पे बात कर लेते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जुल्फ़िकार अली खान साहब जो कि साबिक चेयरमैन वापडा हैं, वो हमारे साथ होंगे। हमारे साथ काजी अहमद अकबर साहब जो तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। राजा खुर्रम परवेज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इन्होंने भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया, आपका भी बेहद शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ जैन साहब आपसे करना चाहूँगी। ये जो कुछ भी हुआ, जो सिस्टम में कोई फ्रीक्वेंसी की गड़बड़ हुई, एक ट्रिप हुआ उसके साथ दूसरा हो गया, फिर इंटरलिंक किया गया तरबेला मंगला को और इस तरह से बहाली शुरू हुई। मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपकी नज़र में ज़रा रोशनी डालिएगा, क्या ये इंतहाई एक फ़नी ख़राबी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, या यहाँ ये फ़नी ख़राबी इसलिए हुई क्योंकि बहुत चीज़ें जो कहते हैं ना कि हमें ह्यूमंस को करनी थी एज ह्यूमन रिसोर्स ऑफ पावर डिवीजन, वो यहाँ पर नहीं हुई जिसकी वजह से ये फ़नी ख़राबी हुई है? शुक्रिया नादिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में सबसे अहम बात यह है कि इन माई ओपिनियन अगर एक लफ्ज़ में मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, इट इज़ रिजल्ट ऑफ पोर मैनेजमेंट एंड पोर गवर्नेंस। मिसाल के तौर पे जो बिजली है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, एम्पियर इसके ऊपर कंप्राइज करती है। हर पावर हाउस में बिल्ट इन सिस्टम ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कि जब भी ये बिलो सर्टन लेवल जाएं तो फौरी तौर पे कट ऑफ हो ताकि सिस्टम जो है प्रोटेक्शन मिले। यही सिस्टम गुड्डू में इंस्टॉल था। वहाँ पे 10-12 पावर हाउसेज हैं, हर पावर हाउस में सिस्टम है। इसके बाद गुड्डू का अपना सिस्टम है, इसके बाद ग्रिड स्टेशन में सिस्टम है, इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन में सिस्टम है। अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ देम फेल।
तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मल्टीपल फेलियर्स हुआ, और ये जो कहना है कि जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और ट्रांसमिशन सिस्टम इम्प्रूव चाहिए, तो गलत बात है। समर में लोड इज अबाउट 25 to 30,000 मेगावाट, जो विंटर्स में कम होकर 12 से 15 मेगावाट हो जाता है। रात के 11 बजे ये लोड 12 से 13-14 मेगावाट था। तो ना सिस्टम ओवरलोड था, ना ट्रांसमिशन लाइन ओवरलोड थी, इसके बावजूद फेलियर हुआ। अभी टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ था प्रॉब्ली दे वर नॉट विजिलेंट, मे बी दे वर स्लीपिंग, एंड देयरफॉर कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ, एक के बाद दूसरे दूसरी में चला गया। लेकिन ये देखने की बात है कि जो ग्रिड स्टेशन में सिस्टम था वो भी फेल हो गया। एनपीसीसी नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद में जो काफी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, वहाँ पे भी सिस्टम फेलियर हो गया, और इसके बाद हम देखते हैं कि टोटल क्योस। अभी वजह इसकी ये है, सॉरी से इसका कॉन्सिक्वेंसेज जो हुए, एक तो हमको तकलीफ हुई, इंडस्ट्री वगैरह को प्रॉब्लम हुआ, एयरपोर्ट वगैरह बंद होगी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो क्रिटिकली डिपेंडेंट है बिजली के ऊपर, उनको ये प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए वो जनरेटर के ऊपर नहीं चल सकते। अभी देखना यह है कि इसकी अगर फर्दर डिटेल में जाएं तो पूर मेंटेनेंस ऑफ द लाइन आर सपोज्ड टू बी वॉश्ड, 220 kV एंड 500 kV दे वर नॉट वॉश्ड। इसके बाद जो मैनुअल सिस्टम है उसकी अपग्रेडेशन चाहिए, जो ऑटोमेटिक सिस्टम उसको अपग्रेडेशन चाहिए, वो भी नहीं हुई। अच्छा। इसके बाद एनपीसीसी का फेलियर मैंने जिक्र कर दिया, उनके पास सिस्टम स्काडा का। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंपॉर्टेंट जगहों पर सबके सब एडहॉक लोग काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अच्छा, मैं जरा एडहॉक के ऊपर मैं आती हूँ, लेकिन आपने जो कहा कि देखें ये एक पूरे सिस्टम का फेलियर आपने बता दिया कि यहाँ पर लेवल्स हैं कि पहले कौन इसको रोक सकता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और सबके सब फेल। तो इसका मतलब, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए जो वहां पर अफसरान को भी मुअत्तल कर दिया गया, आपके नजदीक वो सही है, या दिस इज जस्ट गोइंग टू बी एन एस्केप गोट, इट हैज टू बी द एंटायर सिस्टम? इन माय ओपिनियन दिस गोइंग टू बी वॉश आउट। वो इसलिए कि जो गुद्दो के पावर हाउस में चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भी एडहॉक बेसिस पे काम कर रहा है। एनटीडीसी नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव वो भी एडहॉक बेसिस पे काम कर रहा है। एनपीसीसी नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर का जो बॉस है वो भी एडहॉक बेसिस पे काम कर रहा है। इसके बाद पेप्को जो है जो सबको कंट्रोल करना चाहिए, जिसको वो ग्रेड 20 का एक ऑफिसर है मिनिस्ट्री के अंदर, जिसको एडिशनल चार्ज है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर आर 5 पर्सन लुकिंग आफ्टर द पावर सेक्टर, नॉट 1 पर्सन। यानी हम देखते हैं कि उसमें बाबर नदीम साहब भी हैं, उसमें उमर अयूब साहब भी हैं, उसके अंदर मंशा साहब भी हैं, उसके अंदर दाऊद साहब भी हैं, उसके अंदर गोहर साहब भी हैं। तो यू कांट हैव विजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी, दिस टोटल क्योस। और इस तरीके से काम उमर अयूब भी हैं, फैसल वाडा भी हैं, सबके सब हैं। अगर आप मुझे एक इजाजत दें 1 मिनट के लिए, 1999 में ये इसी किस्म का प्रॉब्लम हुआ था, तो हमने मुल्क को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 जोन में, ताकि एक जोन में ये प्रॉब्लम होता है, दूसरे जोन उसके ऊपर इफेक्ट ना हो। वो सिस्टम ही फेल हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इट इज नॉट फेलियर ऑफ 1 पर्सन के 2 बंदों को आप वो कर देंगे, फायर कर देंगे या कुछ और कर देंगे, ये सिस्टम फेलियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंक्वायरी होगी उनके अंदर यही लोग होंगे इंक्वायरी करने वाले, यानी देयर विल बी पीपल फ्रॉम गुद्दू, देयर पीपल फ्रॉम एनटीडीसी, देयर पीपल फ्रॉम एनटीसीसी, ये दे आर स्टेक होल्डर्स। वो कैसे इंक्वायरी करेंगे अपने खिलाफ? तो सर इंक्वायरी फिर किसे करनी चाहिए आपके नजदीक? यस, मेरे ख्याल में आप एक्सपर्ट्स ने फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड हायर इवन फॉरेनर इफ पॉसिबल। वो इसलिए कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मुल्क के अंदर एक टोटल यानी 21st सेंचुरी के अंदर एंटर हो गए और हम 12,000 मेगावाट का एक सिस्टम मैनेज नहीं कर सकते। तो वी शुड फाइंड द पीपल विद द राइट नो हाउ एंड दे शुड डू द इंक्वायरी एंड देन देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी। लेकिन मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम नहीं है। यानी हमारे पास शुगर का यहाँ पे वो हुआ क्राइसिस, वीट का क्राइसिस हुआ, पेट्रोल का हुआ, आईपीपी का हुआ, नॉट ए सिंगल पर्सन हैज बीन पनिश्ड। इंक्वायरी करना और पब्लिक करना इज नॉट इनफ, यानी सम हेड्स मस्ट रोल। व्हाई नॉट? इंक्वायरी करना और पब्लिक करना इज नॉट इनफ। और दूसरा, आपने आईपीपी का जिक्र किया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नदीम बाबर साहब की तो शायद 2 आईपीपी कंपनीज भी हैं। नॉट ओनली 2 आईपीपी कंपनी है, उनका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साहब मुकदमा भी चल रहा है। वो मुकदमा भी उन्होंने अभी तक विड्रॉ नहीं किया एंड दे ओनली इंटरेस्टेड इन 450 बिलियन रुपीज, तो उनको उन लोगों पे हो जाए। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इमरान खान शुड पे अटेंशन टू दिस थिंग रादर देन these are major issues confronting and this is decision making and he was known for decision making, unfortunately it is failing, it is not happening, this is not happening। आपने कहा एडहॉकिज्म पे लोग रखे गए हैं, yes. इतने सारे लोग रख दिए गए हैं कि आप किसको जो है वो चेन ऑफ कमांड देंगे। और दूसरी बात ये बताइएगा जनरल साहब कि जो कहा, जैसे शिबली फराज साहब ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा साबका हुकूमतों ने जनरेशन पर तवज्जो दी, ट्रांसमिशन पर नहीं थी, जिसकी वजह से ये कंपैटिबिलिटी नहीं है और इसलिए ये सारा फेलियर हुआ। चलें हम मान लेते हैं उनका फेलियर था। नो नादिया प्लीज इफ यू अलाउ मी, अगर ये ब्रेक डाउन होता अगस्त के महीने में
तो हम उसकी बात नहीं कहते, कोई वजन है, क्योंकि अगस्त में लोड इज 25-30,000 मेगावाट एंड देयरफॉर ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रॉब्लम हो। इस वक्त जब ये इवेंट हुआ ये 9 जनवरी को रात 11 बजे, तो टोटल लोड हुआ 10-12 हजार मेगावाट। इसलिए लोड ही नहीं है तो इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम का फेलियर हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। वी शुड एक्सेप्ट, पहली बात तो ये मेरी समझ के मुताबिक, वी शुड एक्सेप्ट व्हाट इज रॉन्ग। दी रॉन्ग थिंग इज कि पोर गवर्नेंस एंड पोर मैनेजमेंट। अगर उसको हम वी स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट अदर्स, यानी स्केप को तलाश करेंगे कि ये हो गया। इसके बाद एक और बात है, 2.5 साल में क्या इंप्रूवमेंट हो गई? ओके फाइन, चलो पुरानी हुकूमतें, आई एम नॉट एडवोकेटिंग देम, बट वो तो चले गए। अब पिछले 2.5 साल में पावर सेक्टर में क्या इंप्रूवमेंट होगी? माय समेशन इज कि इस स्केपगोट फाइंड करने के बजाय वी शुड पिन पॉइंट व्हाट इज द फॉल्ट एंड डू समथिंग अबाउट इट, ताकि आइंदा ये ना हो। दैट इज द वे फॉरवर्ड। जी, दैट इज द, अगर सर आपने एडवाइस करना हो खान साहब को तो आप क्या एडवाइस करेंगे पावर डिवीजन के हवाले से? मैं ये कहूंगा, पहली बात ये कि इतने मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। यू शुड हैव वन मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर वाटर भी हो, पावर भी हो, गैस भी हो, पावर हाउसेज भी हो, IPPs भी हो, सब भी हो, so that you have one person accountable and with authority and he should be able to deliver. If it doesn't deliver, sack him. That is how it should be. दुनिया में ऐसे ही होता है। ये नहीं कि आपने 6 मिनिस्टर बनाए हुए हैं और 6 आदमी बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको पता नहीं क्या कहना उन्होंने। एंड देन देयर शुड नॉट बी स्टेक होल्डर्स। दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता कि मेरी IPPs हो और मैं उसका डिसीजन मेकिंग हूँ, यानी एक तरफ में बैठा हूँ नेगोशिएट कर रहा हूँ, दूसरे में बैठा उसे जवाब दे रहा हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये, बिल्कुल, और फिर कमेटी में भी शामिल। आपने बहुत अच्छी बात कही एंड यू हैव लिटरली पॉइंटेड आउट कि व्हाट द मिस्टेक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कहा कि वे फॉरवर्ड यही है कि भाई ये आइंदा ना हो। इसको रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि चेन ऑफ कमांड एक शख्स के पास होनी चाहिए, ना कि इतने सारे रखे गए हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट बातें की लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जुल्फिकार अली, जो कि साबिक चेयरमैन हैं वापडा के। उनके नज़दीक पूरे सिस्टम का फेलियर, एडहॉकिज्म पर लोग, कमेटी जो तश्कील दी गई जिसने इंक्वायरी करनी है, उसमें वो सारे लोग शामिल हैं जिनको एक्चुअली जवाबदेह होना चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसा लोड नहीं था। 12,000 मेगावाट कोई लोड नहीं है। अगर हम 12,000 भी नहीं मेगावाट मैनेज कर सकते तो हम फिर 25-26 हज़ार की क्या बात करेंगे, जो कि अगस्त के महीने में ज़्यादा लोड होता है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। ब्रेक से वापस आकर क्या यही वो परफॉर्मेंस है जिसका जिक्र बेचारे वजीर आजम बार बार कहते हैं अपने वज़रा को, लेकिन क्या ये वजीर आजम पर अब लाजिम नहीं कि बहुत सारे लोगों के बजाय he should have just one person who is answerable to him? Let's take a break, come back, discuss this with Raja Khurram Parvez Sahab, Ali Gohar from PMLN, and हमारे साथ हैं काजी अहमद अकबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इनसे पूछते हैं जिनके लिए कहा गया है कि 2.5 साल में पावर डिवीजन में या पावर सेक्टर में कोई काम नहीं किया गया। ब्रेक में राजा खुर्रम परवेज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अली गौहर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के मेंबर हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं काजी अहमद अकबर साहब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान। काजी साहब, आपने सुना जो मौजूदा फेलियर है, जो ब्लैकआउट हुआ है मुल्क में, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, जैसे कि जनरल साहब ने फरमाया कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनको मुस्तकिल से पावर मिलती रहे। और उन्होंने वजह बताई कि एडहॉकिज्म, द एंटायर सिस्टम फेल्स, कोई एक शख्स नहीं है, इट्स टू मेनी कुक्स स्पॉइलिंग द ब्रॉथ एंड नो वर्क इन 2.5 years। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम। देखिए, पहले बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं जनरल साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता जो उन्होंने कहा कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, बिकॉज ये मैं कह रही हूँ, उन्होंने तो सिर्फ बताया कि सब एडहॉकिज्म पर है। जी नहीं, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो हमारे पावर के जो साइड है उसको सिर्फ एक ही मिनिस्टर देख रहे हैं, उनका नाम उमर अयूब है। नदीम बाबर साहब जो हैं वो पेट्रोलियम की डिवीजन को देख रहे हैं, वो एक अलहदा काम देख रहे हैं। हर बंदा अपना अपना काम देख रहा है और हर बंदा उसके लिए अकाउंटेबल है। उस दिन जब रात को ब्लैकआउट हुआ कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से, तो उस वक्त नदीम बाबर साहब या कोई भी और साहब वहां पे नहीं गए। जो रेलिवेंट मिनिस्टर थे वही कंट्रोल रूम में बैठे और सारी रात वहां बैठे, और एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर विद इन 12 आवर्स 40% मुल्क को हम बहाल कर चुके हुए थे। 24 घंटे में हम 80% से ज्यादा एरिया को एनर्जाइज कर चुके हुए थे। विद इन 36 आवर्स पूरे मुल्क को बिजली वापस मिल चुकी हुई थी। बात रिस्पॉन्स की नहीं है, सवाल है हुआ क्यों। बिल्कुल हुआ क्यों। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हुआ क्यों। देखें, इसके पीछे एक तो टेक्निकल रीजन है और एक गवर्नेंस का इशू है। जो टेक्निकल रीजन है वो
आज जिस तरीके से ये आज से कुछ दिन पहले हुआ, इसी तरीके से ही विंटर्स में 2 बार पहले भी हो चुका हुआ है, और इत्तफाकन जब वो हुआ तो उस टाइम भी मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स थी, इसलिए ये जब टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो वो किसी के बस में नहीं होती। लेकिन गवर्नेंस की जहां तक इशू की बात है, मैं उस पर जरूर बात करना चाहूंगा कि हमने एकदम से जो एक्शन लिया, और जिस तरह अभी जनरल साहब कह रहे थे, हमने कोई लोकल कमेटीज तश्कील नहीं दी, ये हमने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म हायर की है जो कि इसके ऊपर पूरा ऑडिट करेगी और इस चीज को डिटरमिन करेगी, बर्डन ऑफ प्रूफ डालेगी कि ये जो प्रॉब्लम था ये किसकी नाअहली की वजह से हुआ। और ये मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो कि मैनेजरियल लेवल पे थे, उनको तो फारिग कर दिया गया है। बट मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे ये है कि हमने उन लोगों को फारिग करना है कि जिनकी असल जो गवर्नेंस का जो लूप होल था, जिन लोगों की वजह से पैदा हुआ। उस फर्म की रिपोर्ट जैसी ही आएगी इंशाल्लाह ताला, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े सीरियस हैं और गवर्नमेंट उसके ऊपर भरपूर किस्म का एक्शन देगी, एंड यू विल सी सम हेड्स रोलिंग आल्सो। इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। नंबर 1। अब मैं जरा राजा साहब से पूछ लूं ना कि जनरल साहब ने तो साफ कह दिया था पुअर मैनेजमेंट एंड पुअर गवर्नेंस, ठीक है। अब इन्होंने कहा एक फर्म जो है वो तश्कील वो जो है वो प्राइवेटली ऑडिट करेगी, हेड्स विल रोल और वो होगा, लेकिन जनरल साहब ने ये कहा कि भाई कमीशन बनाना अलग बात है, उसकी रिपोर्ट को पब्लिक करना अलग बात है और सजा अलग बात है। राजा साहब आप क्या कहेंगे, क्यों हुकूमत जो है वो क्या जानबूझकर ये सब लोग फेल कराना चाहते हैं इमरान खान साहब को, जो कि मुस्तकिल कह रहे हैं कि भाई कारकर्दगी वो जरा शो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया बहुत शुक्रिया। जनरल साहब ने चूंकि वो बाप्टा को हेड कर चुके हैं माजी में, तो बड़ा टेक्निकली उन्होंने आज हम सबको ब्रीफ किया कि असल मसला क्या हुआ, और मेरा ख्याल अगर उसका क्रक्स निकाला जाए तो वो ये है कि इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल फेलियर। अब जहां तक बात रही कि ये क्यों हुआ, ये कमेटी बनेगी, आई होप अल्लाह करे कि इस दफा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की भी जाए। गुजारिश ये है जी कि जो हाल पूरे मुल्क का है वही बिजली का हुआ। जब हम कहते हैं कि ये नाअहल लोग हैं, इनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये हुकूमत रन कर सकें, इकोनॉमी को आपने तबाह किया, एग्रीकल्चर को आपने तबाह किया, PIA को आपने तबाह किया, महंगाई अरूज पे चली गई, सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर हैं, LHV सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो सड़कों पर हैं, और आज जब हम ये देखते हैं तो उसके बाद अपोजिशन भी सड़कों पे है, और आपका सिर्फ एक ही राग था और वो आपके पास हथियार ये था कि माजी की हुकूमतों को गालियां निकालते रहो, अपोजिशन को चोर चोर कहते रहो और तमाम मलबा पिछली हुकूमतों पे डालते रहो। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि आज इनके वुज़रा को छोड़ें, इनकी मिनिस्ट्रीज की कारकर्दगी को फिलहाल साइड पर रखें। वज़ीर आज़म साहब हर चीज़ को तबाह करने के बाद, हर शोबे को तबाह करने के बाद ये फरमाते हैं कि हमारी तो तैयारी नहीं थी। 2.5 साल के बाद ये फरमान जारी होता है कि हम तो इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इससे बड़ा मजाक की है उन्होंने कि गलत सियाको सबाक से हटकर आप लोग समझ रहे हैं इसको। व्हाट ही मेंट वाज कि एक हैंडओवर जो प्रॉपर होता है वो नहीं था। अगर मैं मेरी गुजारिश पूरी अगर सुनने पर आपको इसमें जवाब आ जाएगा इस चीज का। 2.5 साल बाद ये कहा जाता है कि हमारी तो तैयारी ही नहीं थी, और उसके बाद जब हम ये कहते रहे, हम ये बारहा शोज में आके इनकी जो लूप होल्स थे, इनकी गवर्नेंस के इश्यूज कराते रहे, तो ये एक ही काम करते रहे कि अपोजिशन को गालियां देते रहो, चोर 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 का नारा लगाते रहो, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई और फोरम हो। गवर्नेंस की नहीं, डिलीवरी की तरफ आए नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को उठा के देख लीजिए, सानिया साहिवाल शुरू में हुआ हुकूमत के आने के बाद, IGs रोज तब्दील हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स रोज तब्दील हो रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही, कोई किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई। अभी चंद दिन पहले फेडरल कैपिटल में, नादिया फेडरल कैपिटल में आपकी मेन शाहरा के ऊपर एक नौजवान लड़के को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। क्या हुआ उसका? अभी मैं आपको बताऊं, ये जो जिनको ब्लैकमेलर्स कहा गया, जो अपने वारसों की जो लवाकिन हजारावाल जो बैठे थे अपने प्यारों की लाशें लेकर, उनको ब्लैकमेलर्स के लकब से नवाजा गया, तो क्या इससे बड़ा कुछ जुल्म और हो सकता है? इस अच्छा मुझे ये बताएं, जब 2000 मुझे आप ये बताएं, हाँ एक चीज बताएं ना राजा साहब, वजीर आजम खुद अपने पांव पे क्यों कुल्हाड़ी मारेंगे? Why would he want to be unpopular? It is the people and the system he says which is trying to fail him. यही वो माफिया है जिसके खिलाफ वो खड़े हुए हैं। तो माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्या मैंने और आपने करनी है? अगर चीनी माफिया है, अगर आटा माफिया है, अगर कहीं और किसी शोबे में कोई माफिया, मुझे तो ये हुकूमत में है, इनका काम है, इनका फर्ज बनता है कि कार्रवाई करें माफिया के खिलाफ। वो मेरी बात बीच में रह गई, हजारा कम्युनिटी की जो मैं बात कर रहा था, नादिया मुझे 1 मिनट दीजिएगा। 2013 में भी ऐसा वाकया हुआ था। सही। उस वक्त मेरे वालिद साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, बिल्कुल, और उनको भी यही कहा गया कि वहां पे सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है, रात का टाइम है, सर्दियां हैं, हम वहां पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं कर सकते।
कुछ भी हो सकता है, कोई रिएक्शन आ सकता है, 80 बॉडीज रख के वो लोग बैठे हैं, आप वहां मत जाएं। लेकिन वो तो गए और वो वहां गए, और आप बात करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की। अपनी हुकूमत को, जो हमारी अपनी हुकूमत थी बलूचिस्तान की, उसको खत्म करके वहां गवर्नर राज लगाया ताकि इन लोगों की दादरसी हो सके। ठीक है, इनके गुस्से को आप ठंडा कर सकें। अच्छा राजा साहब, यहाँ तो इनकी अनाज जीत गई, लाशें हार गई है नादिया। अच्छा राजा साहब, लेकिन आगे चलते ना, क्योंकि इन्होंने कहा जब तक आप इनको दफनाएंगे नहीं मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, और वहां जाकर कहते हैं अब मैं वज़ीर आज़म बन गया और वज़ीर आज़म नहीं आ सकता। अच्छा, अब राजा साहब अब जरा आगे चलते ना, अली गौहर साहब भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स दे दें, क्योंकि पावर मैनेजमेंट के ऊपर देखें, ये बहुत बड़ी बात है कि मुल्क जो है वो तारीकी में डूब जाए। माजी में भी हुआ, तब भी गलत हुआ, अब हो रहा है, तब भी गलत हो रहा है। लेकिन इस वक्त मौजूदा हुकूमत के ऊपर, क्योंकि इनको परफॉर्मेंस दिखानी है, और परफॉर्मेंस के हवाले से वो वजीर आज़म हमेशा कहते हैं कि वो तमाम मिनिस्ट्रीज को वेट भी कर रहे हैं कि कौन अच्छा कारकर्दगी, जो नहीं करेगा उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी को हटाया नहीं गया है। अगर हटा दिए जाते हैं तो कहीं और लगा दिए जाते हैं। मैं अली गौहर साहब आपकी तरफ आऊंगी। देखें, फैसलाबाद में तो चीनी के हवाले से आज तो खबरें भी हैं कि वो सेंचुरी हिट कर रही है, जबकि क्रशिंग सीजन है इस वक्त, और अभी वजीर आजम ने चीनी की कीमतें कम भी की थी। क्यों ऐसा गुमान होने लगा है कि ऑपोजिशन इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं से हवा दे रही है ताकि वजीर आजम किसी भी तरह परफॉर्म ना कर सके ये पीटीआई? शुक्रिया नादिया, आपने आज के हवाला से बड़ा ये चीनी का भी बड़ा ठीक वैलिड क्वेश्चन है आपका। देखिए, बात ये है कि ये एक चीज पाकिस्तान की है, एक चीज जो है वो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के इल्म में है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये माफियाज की हुकूमत है, और इस माफिया का जो इंचार्ज है वो प्राइम मिनिस्टर खुद है। अब पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये बात समझ आ गई है, लेकिन जो लोग इनको बिठाने वाले थे उनको ये बात समझ नहीं आई। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि जब क्रशिंग सीजन चल रहा है तो उस दौरान चीनी की कीमतें ज्यादा हैं। आज आप देख लें, आप इमरान खान साहब भाषण देते थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, तो आज देख लें रज़ाक दाऊद साहब किस तरह से कैबिनेट में बैठे हैं। आज आप देख लें कि नदीम बाबर साहब किस तरह से वो एडवाइजर बन के बैठे हुए हैं। हत्ता कि ये बैठे हैं, ये सारे लोग वो हैं जिनके पाकिस्तान के साथ कोई, और मौजूदा हुकूमत के साथ जिन ओहदों पर इनको बिठाया गया है, इनकी वफादारियां पाकिस्तान के साथ नहीं है। वफादारी से मेरा मतलब ये है कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारे किराए के तर्जमान, सारे किराए के मशीर, सारे किराए के वजीर, मांगे तांगे की हुकूमत, ये ख्वाब डिलीवर करेंगे जब तक आप देखें कि जिस नहीं, लेकिन आप जरा रोशनी डालें ना, क्रशिंग सीजन में पहली बार ये क्यों कीमत बढ़ रही है, वजह क्या है इसकी? वो इसलिए बढ़ रही है कि बेशुमार जो शुगर मिले हैं जिनके जरिए इमरान खान साहब की जो एटीएम मशीन है, जिनके जरिए ये करोड़ों अरबों रुपए खा रहे, और जिनको इन्होंने इलेक्शन से पहले इस्तेमाल किया, आज वो लोग इनकी काबीना में बैठे। खुसरो बख्तियार साहब इनकी काबीना में नहीं बैठे, उनको हटाया गया। जहांगीर तरीन साहब किसके दोस्त थे? आज भी देख ले, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई, वो बाहर गए, वापस आए, किसी ने उनका रिमांड लिया, किसी ने। लेकिन अब वो कहाँ है वजीर आजम के साथ, कहाँ है, कौन सी मीटिंगों में होते हैं? अब तो उनका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं बचा खान साहब से। अब जब उन्होंने डाका डाल लिया तो उसके बाद सिर्फ वो पसे पर्दा चले गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनका प्राइम मिनिस्टर, ये हुकूमतें हवाई जहाज किसके चलते रहे, जिससे ये जेली हुकूमतें बनी, जो कि मैंडेट नहीं लेकर आई, जो कि रात के 12 बजे वोट चुरा के जो है आरटीएस सिस्टम के जरिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए और नैब जैसे इदारे के जरिए बिठाए गए। देखे, वजीर आजम का काम क्या सिर्फ ऑपोजिशन को गालियां देना है, उनको चोर चोर कहना है, और खुद डाके पे डाका मारे डाल। अच्छा, अब ये जो आपने बात कही ना, जरा एक मिनट अली गौहर साहब, गुजारिश आपकी मैं सुनूंगी, जरा इस पे काजी साहब को जवाब देने देना कि आप। देखिए, मेरी एक गुजारिश सुन ले। जब 2013 में हमारी हुकूमत आई, आपको पता है कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। सही। हमने उस चैलेंज को कबूल किया, हमने पाकिस्तान की तारीखियां जो थी वो खत्म की, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर काबू किया, और उसी नारे पर हम वोट लेकर आए कि हम एनर्जी क्राइसिस को, ये तो पाकिस्तान की पैदावार जो इनकी डिलीवरी की ये हालत है कि ये पाकिस्तान की अवाम तक वो जो बिजली हमारे दौर में जो था, अब जरा पूछ लेते हैं ना, काजी साहब, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है
کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے رسپانس بڑا جلدی دیا. بھائی آپ کو تو دینا تھا, ظاہر ہے پورا ملک اگر ڈوب جائے گا تاریکی میں تو رسپانس تو بنتا ہے, سب گھبرا بھی گئے. لیکن بات یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ذکر جنرل صاحب نے بھی کیا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ذکر علی گور صاحب بھی کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو چینی کا پورے معاملات ہیں کہ پہلے چینی بڑھتی ہے پھر اسے گھٹایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہم نے سب کو پکڑ لیا, کمیشن تشکیل دے دیا, رپورٹ ہم نے پبلک کر دی. اب کیوں بڑھ رہی ہے کرشنگ سیزن کے دوران؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نادیہ کہ باوجود آپ کی پوری کوشش کی جو آپ سوال کر رہی ہیں اس کا جواب تو آپ کو کہیں سے مل نہیں رہا. آپ ہی دے دیں. میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بار بار یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو لوگ اقاموں کے اوپر باہر سے سیلریز لیتے رہے, کیا وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا؟ دوسری بات یہ کہ جب آپ ندیم بابر صاحب کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ وہی ندیم بابر صاحب ہیں جنہوں نے 8 سے 3 ہفتے پہلے ان کے سابقہ وزیر اعظم کو چاروں شانے چت کیا پورے نیشنل میڈیا کے سامنے, اور وہ بات نہیں کر پا رہے تھے ان کے سامنے بیکاز وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اس سیکٹر کو سمجھتا ہے اور وہ پیٹرولیم کو دیکھ رہا ہے, وہ LNG کو دیکھ رہا ہے. آج آپ جس بات کر رہی ہیں وہ آپ پاور کے اوپر بات کر رہی ہیں. اگر ان کے پاس عمر ایوب صاحب کے بارے میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے تو ہم سے بات کریں, ہم بیٹھے ہوئے جنرل صاحب نے نہیں کہا کہ ان کی اپنی IPPs ہیں, ہی اونز دوز IPPs, اور اس انکوائری میں انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا, نہیں بولا انہوں نے. نہیں آپ پہلے اس کا جواب دیں. قاضی صاحب, جنرل صاحب نے کہا نا. جی دیکھیں نادیہ, آپ بات پاور کی کریں اور یہ بات جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیں, انسیڈنٹس کی کریں, ان کو چھوڑ دیں. بات پاور کی کریں اور یہ بات کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی کریں, ان کی چھوڑ دیں. جو موضوع ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ میرے سوال کا جواب دیں. کیا جنرل صاحب نے یہ نہیں کہا کہ IPPs کے حوالے سے ندیم بابر صاحب کو اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا بیکاز ہی اونز دی IPPs؟ نہیں, IPPs اگر ندیم بابر صاحب اون کر رہے ہیں تو ندیم بابر صاحب کون سی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کون سے ایسا ڈیسیژن لے رہے ہیں جس میں وہ IPPs کو کوئی ایڈوانٹیج دے رہے ہیں؟ آپ کی تو جو بدترین ایگریمنٹس IPPs کے ساتھ ہوئے تھے ان کو ری وزٹ کیا, ان کو ری نیگوشیٹ کیا. آج آپ کے پاور کے جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں ان کی بھی آج ڈان میں بھی رپورٹ آئی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آنے والے 1 سال سے 3 سال میں جو ایگریمنٹس اب PTI کی گورنمنٹ کر رہی ہے یہ سستی بجلی کی صورت میں لوگوں کو ملیں گے. انہوں نے پاکستان کو اندھیروں سے تو نکالا لیکن مہنگائی کی تاریکیوں میں دوبارہ ڈبو بھی دیا. ایک طرف روشنی دی, دوسری طرف روشنی لگانے کی سکت بھی کی, مہنگی ترین بجلی پرووائڈ کی پاکستان کو. انہوں نے تو مہنگائی میں کر دیا. کر رہے ہیں کہ ہم وہی بجلی سستی کر کے لوگوں کو پرووائڈ کریں. جو ایگریمنٹس انہوں نے 12 سینٹس پہ کیے, ہم نے وہی پلانٹس, وہی ٹیکنالوجی, تو قاضی صاحب انہوں نے مہنگائی کی, آپ مہنگائی پر قابو نہیں پا سک رہے. آپ یہ فرما دیجئے, ایک جواب دیجئے, کرشنگ سیزن کے دوران چینی کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے, اس کا جواب بتا دیں. جی اس کا سمپل سا جواب ہے کہ ہم نے گنے کی سپورٹ پرائس بڑھائی ہے بیکاز پچھلے سالوں میں فارمر نے گنا لگانا چھوڑ دیا تھا, جس کی وجہ سے ہماری چینی کی پروڈکشن کم ہو رہی تھی. چینی کی پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے چینی کا ریٹ زیادہ جا رہا تھا. ہم نے سپورٹ پرائس بڑھائی ہے. جب بھی گورنمنٹ ایگریکلچر سیکٹر کو سپورٹ دیتی ہے, چاہے آپ گندم کی شکل میں ہو چاہے گنے کی شکل میں ہو, آپ اس کی سپورٹ پرائس بڑھاتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے اس کی پرائس اوپر جاتی ہے, لیکن گورنمنٹ پھر اس کو امپورٹ کرتی ہے اور اس کو ایک مکس اینڈ میچ بنا کے ابھی ہماری گورنمنٹ 108 کی چینی 70-80 روپے پہ واپس بھی لے کر آئی نا جی. یہ دیکھیں آپ کو اس میں کووڈ کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا. ابھی میں کووڈ کی بات نہیں کرنی, ابھی میں بات کرنی. ایک منٹ نہیں, مجھے بریک بھی بار بار کہا جا رہا ہے. مجھے بھائی ایک بات بتا دیں, 200 روپے سپورٹ پرائس کا کہا گیا نا گنے کی, اس کے بعد جو ہے یہ بھی کہا گیا نا کہ بھائی مڈل مین کا جو سارا اثر رسوخ ہے اسے ختم کیا جائے. پھر کین کمشنرز نے جو کنٹرول کرنا تھا وہ نہ کر پائے. آج آپ کی چینی مارکیٹ میں کتنی ہے؟ پہلے آپ نے 80 کی, دوبارہ 100 ہو گئی, اب وہ 120 تک جانے کا ہے. مطلب یہ کس قسم کی وشس سائیکل ہے جس میں سب گھوم رہے ہیں؟ 1958 میں پہلی بار شوگر کنٹرول آرڈیننس بنا تھا, ایکٹ بنا تھا, شوگر فیکٹری کنٹرول ایکٹ. اس کے بعد کسی نے اس کو ہلانے کی کوشش نہیں کی. کسی نے کین کمشنر کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ پنجاب گورنمنٹ کا سٹیپ ہے جس نے پہلی دفعہ بیٹھ کر پوری کمیٹی تشکیل دی, ایکسپرٹس بٹھائے فیلڈ کے, اور آپ کی اس 1958 کے ایکٹ کو ری وزٹ کیا اور اب ہم دوبارہ اسمبلی میں لے کر آ رہے ہیں تاکہ میری بات سن لیں.
ताकि जो इस्तेसाल फार्मर का किया जाता है उसको खत्म किया जा सके। जिस तरीके से मिडल मैन अपना रोल प्ले किया है उसका लेजिस्लेशन करके उसके रोल को खत्म किया जा अब ये आवाम को जाकर आप नहीं एक मिनट रुक जाएं, ओवरनाइट नहीं चेंजेस लेकर ना आते, भाई मेरे टाइम लगता है। एक मिनट, बिल्कुल टाइम लगता है, मुझे ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है। लेट मी टेक अ ब्रेक एंड कम बैक। आप आवाम में जाके क्या बोलेंगे कि एक ऑर्डिनेंस था टावन में, उसको किसी ने नहीं छेड़ा था, हम बैठकर अब छेड़ रहे हैं तो इससे ये हो जाएगा। चीनी की कीमत बढ़ रही है, 100 से ऊपर अगर चीनी मिलेगी तो उसके बाद लोग कहां जाएंगे जब महंगाई इतनी ज्यादा है? इसका जवाब आपके पास क्या है? लेट्स टेक अ ब्रेक एंड कम बैक। वेलकम बैक। काजी अहमद अकबर साहब ने सारी तौजी दे दी कि किस लिए सब चीजें खराब चल रही हैं और उसको कितनी ओवरनाइट तो नहीं चेंज किया जा सकता। राजा साहब, आपको क्या लगता है, ये शुगर के हवाले से ठीक है, बहुत सारी बातें बिल्कुल उसमें वजन है। आपकी एक तो शुगर जो है वो इस मरतबा ज़रा कम है, मतलब क्रशिंग सीजन जो कि शुरू हो चुका है, गन्ना कम है, काश्तकारों को एक इंसेंटिव दिया जाता है इसी तरह से ताकि वो काश्त शुरू करें, लेकिन फिर किस तरह से हुकूमतें मैनेज करें प्राइस को, ये आप ज़रा एडवाइस करें। देखें नादिया, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले पीछे जो बात हो रही है 1 मिनट चाहूँगा सिर्फ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई, भाई को याद कराना चाहूँगा कि आपके लीडर इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो मीडिया पर आके कहते थे कि जब कोई सियासतदान कारोबार करे तो ये निहायत ही गलत चीज़ है बिकॉज इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आपको शायद आपको भी याद हो, याद है ये बात, कई बार कहते हैं। अब वो सब लोग जिनका किसी न किसी तरीके से ताल्लुक बनता है IPPs के साथ या दीगर, वो कैसे पोस्टों पे बैठे हैं, ये सवाल का जवाब मैं चाहूँगा काजी साहब दें, भाई हैं मेरे। ये उसी तरह है जैसे आपको ये भी याद है वो कहा करते थे कि टैक्स एमनेस्टी जो देते हैं ना, ये तो काले धन को सफेद करने का बहुत बड़ा जरिया है। टैक्स एमनेस्टी फिर दी भाई ने आके, जनाब ने, और अभी कल फरमा रहे थे कि हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में कोई टैक्स देने को तैयार नहीं, और खुद ये कहा करते थे कि टैक्स लोग कब तम देते हैं जब लोग ये समझते हैं कि जो हुक्मरान है वो चोर है। तो अब ये भी अवाम खुद फैसला कर लें कि टैक्स कलेक्शन क्यों नहीं हो पा रही इनसे। एमनेस्टी भी दे के देख ली, उस पर भी यू टर्न ले लिया। जहां तक बात रही शुगर क्राइसिस की, बहुत बात हो चुकी है इस पर। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है जी, हुकूमत में आप हैं, आपकी काबीना है, आप जैसे भी आए हैं हुकूमत में, इसको छोड़ दें कैसे आए हैं वो एक लंबी बहस हो जाएगी। अब आप आ गए हैं हुकूमत में, तो क्या अब ये कार्रवाई मैंने करनी है या नादिया नकी ने करनी है कि चीनी माफिया कौन है और गंदम माफिया कौन है? सही, ये कार्रवाई अगर हुकूमत ने करनी है और वो नहीं कर पा रहे और वो कहते हैं हमारी तैयारी नहीं है और कभी अभी 100 रुपए किलो पे गई चीनी दोबारा, तो गुजारिश ये है कि भाई छोड़ देना फिर जान इस मुल्क और कौम की। जो अपोजिशन कह रही है, जो PDM कह रही है, वो मुद्दा ये है कि इनमें ना एक तो आए धांधली से, ऊपर से अहलियत भी नहीं है, और कौम को एक सबज बाग दिखाए थे। दावे तो बड़े बड़े किए आपने, वो मुझे आज कहें कि दावे करो क्या होना चाहिए, मैं भी बड़ी बातें कर लूंगा, बात तो डिलीवर करने की थी। वो तो अगर आपको वक्त मिलता अपोजिशन को गालियां देने से और चोर कहने से, चोर चोर, तब आपको काम करते, वो आप कर नहीं पाए। लेकिन 2.5 साल हो गए राजा साहब, लेकिन वैसे 2.5 साल भी तो कम वक्त होता है ना। इट्स नॉट अ मैजिक वॉन्ड कि सब चीजें जो है वो तब्दील हो जाएं। देखें, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा 2.5 साल में कम से कम एक डायरेक्शन तो सेट होती भी नजर आती है। ओके, चीजें तो तंजली की तरफ जा रही हैं, चीजें नीचे की तरफ जा रही हैं। तमाम इंडिकेटर्स, वो इकोनॉमिक हो, बाकी इंडिकेटर्स हो, जो रिपोर्ट्स आती हैं वो बताती हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। मकसद ये है कहने का कि आप अगर इस चीज को थोड़ा सा भी बेहतर गवर्नेंस कर लेते, शायद ये नौबत ना आती। और शायद जो आज लोग निकल रहे हैं ना PDM के साथ, यकीन माने नादिया, इस दफा लोगों को जोर नहीं लगाना पड़ा हमें लाने के लिए रैलीज और जलसों में। लोग खुद आ रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, लोग इतने तंग हैं। हाँ। लोग इतने तंग हैं, महंगाई से इतने तंग हैं, वो चीखें निकल रही हैं अवाम की। उन्होंने कहा था कि अवाम की चीखें निकलेंगी, असद उमर साहब ने फरमाया था, निकाल, इन्होंने वो भी सच कर दिखाया। तो गुजारिश सिर्फ ये है कि अब सिर्फ हल सिर्फ इसका ये है कि इनका इक्तदार में रहना पाकिस्तान की बेहतरी में नहीं है, ना ही अवाम की बेहतरी में। जितने जल्दी इनसे जान छूट जाए, अल्लाह ताला करे पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे चढ़ जाएगा। अच्छा, अब ये जितनी जल्दी जान छूट जाए, और PDM ही अगर आप समझते हैं कि वो जरिया है कि जिससे ये महंगाई भी खत्म हो जाएगी, ये पावर के मसाइल भी खत्म हो जाएंगे, सब कुछ सही डायरेक्शन में, मईशत भी आ जाएगी, तो उसके लिए अली गौर साहब बात किससे करेंगे? बात तो कोई करने को तैयार नहीं। कल साफ साफ बता दिए कोई बैकडोर राब्ते नहीं, सियासत में ना घसीटा जाए। खान साहब की हुकूमत से तो आप लोग बात करना नहीं चाहते। देखिए नादिया, मैं ये गुजारिश करूंगा कि कल जो बातें की गई उनमें से कुछ बातों से तो हम इत्तेफाक करते हैं कि जो उन्होंने फरमाया कि ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन जो उन्होंने कहा कि हमारी कोई मदाखलत नहीं है, तो वो तो बिल्कुल एक सफेद झूठ था। आपके इल्म में है कि वो काफ लीग किस तरह से बनी, काफ लीग की हुकूमत की कितना अरसा चली, पाकिस्तान में मार्शल लॉज कितना अरसा रहे,
آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ حکومت کس طرح سے معارضے وجود میں آئی، اس حکومت کے کتنے اداروں پر کتنے جو ہے وہ جنرل بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائرڈ یا کسی نہ کسی طرح سے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک پپٹس کی حکومت ہے جس کو پورا پاکستان جانتا ہے. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ روز بروز تباہی کے دہانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. بھائی آپ ابھی کرشنگ سیزن کی اور گنے کی بات کر رہے تھے، جب تک آپ گروور کو اور فارمر کو ان پٹس جو ہے وہ آپ سستی اور سبسیڈائز ریٹ پر نہیں دیں گے، جب آپ ان کو بجلی سستی نہیں دیں گے، جب آپ ان کو سیڈ سستا نہیں دیں گے، جب آپ ان کو کھادیں سستی نہیں دیں گے، تو چینی کے ریٹ کی اور اوپر سے مافیا دہاڑی لگانے کے لیے بیٹھا ہے. پورا مافیا آپ نے پورے مافیا کی ایک کابینہ بنا رکھی ہے. وہ کابینہ جو ہے وہ اپنی دہاڑیاں لگا رہی ہے، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور آپ کو فیڈ کر رہی ہے پرائم منسٹر. اچھا لیکن علی گڑھ صاحب یہ بھی اسی طرح سے ہو گیا نا، جیسے یہ آپ لوگوں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اسی طرح آپ کہتے رہتے ہیں یہ مافیا ہے. اس مطلب ایک سالڈ چیز آپ کو بھی سامنے لے کر آنی چاہیے نا. پھر جائیں نا کورٹ کے اندر، آپ لوگ بھی پیٹیشن فائل کریں، کیس کریں ان ساری مافیا کے اوپر، بتائیں کہ بھائی یہ رہے ثبوت. نادیہ بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے اوپر انہوں نے کیس بنائے ہیں وہ انہوں نے فائل کیے تھے؟ وہ تو نیب نے بنائے. اگر یہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ ایک بالکل غیر متنازع ادارہ ہے بقول ان کے، تو پھر چاہیے نا کہ نیب کاروائی کرے، چینی چوروں کو پکڑ لے، آٹا چوروں کو پکڑ لے، جنہوں نے ادویات کے اوپر ڈاکہ ڈالا ان کو پکڑ لے. ندیم بابر صاحب کی IPP ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ لوگ انوالو ہیں، ان کو پکڑ لے. ایک ان کے سرور خان صاحب منسٹر ہیں، سونامی ٹریز میں اربوں روپے پاکستان کے غرق ہو گئے. ان لوگوں کو نیب کیوں نہیں پکڑتا؟ اگر نیب ان کو نہیں پکڑتا تو نیب کیا صرف ان کے ذریعے پاکستان کے اربوں روپے کے ڈاکے مروا رہے؟ ابھی تو آپ نے اچھا تو قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں، ملین جو ہے آپ نے قاضی صاحب سے ذرا میں جو پوچھنے دینا کہ جب آپ کرپشن کے خلاف عمران خان صاحب لٹرلی جہاد کر رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ میں نے مشکل راستہ چنا ہے ورنہ میں NRO دے دیتا، بٹ کرپشن کو تو وہ ختم کریں گے. لیکن معذرت کے ساتھ قاضی صاحب دیکھیں اتنے ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، لیکن یقین کریں وہ بات جو سب خان صاحب سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ہی از جسٹ گوئنگ ٹو اسٹرائک اپارٹ، کہ بھائی اس کی منسٹری میں ایسا ہوا ہے، اس منسٹر کے انڈر ایسا ہوا ہے، دیٹس اباؤٹ اٹ. سب سے پہلے منسٹر کو فارغ کر لوں اور اس کے بعد پھر صحیح بندے کو پکڑ کے کہ یہی جزا اور سزا ہمیں صحیح کرنی ہے، چاہے وہ نیب کرے یا حکومت. یہ نہیں نظر آیا ابھی تک 2.5 سالوں میں. دیکھیں نادیہ، 99 میں نیب بنا اور 2018 تک نیب نے جتنی ریکوریز کی اس کی 4 گنا زیادہ ریکوری ہم نے پچھلے 2 سال میں نیب کو آزاد کر کے ان کو اختیارات دے کے انہوں نے تو اس کو ڈیفین کیا ہوا تھا نا، اپنی مرضی سے استعمال کرتے تھے. ہم نے تو اپنی حکومت نے بیٹھ کے اپنے لوگوں کے خلاف نیب نے کروائیاں کی اور ہم نے وہ فیس کی. تو اس لیے یہ ان کی خام خیالی ہے. ہمارا جو اینٹی کرپشن پنجاب ہے اس نے 15 گنا زیادہ ریکوریز کی جو پچھلے 10 سال میں انہوں نے کی ہیں، اس سے 15 گنا زیادہ. تو اس کا مطلب کہ ہم جو اکاؤنٹیبلٹی کا نیریٹو لے کر آئے تھے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو کام انہوں نے 35 سال میں ہمیں جو دودھ کی نہریں بہا کے دیں، اب ان کا یہ ان کا خیال ہے کہ 2.5 سال میں عمران خان جو ہے وہ 35 سال کا گند ان کو صاف کر کے دے گا. تو بھائی جو 35 سال میں آپ نے گند گھولا ہے اس کو 2.5 سال نہیں لگیں گے صاف ہونے میں، اس کو ٹائم لگے گا. لیکن آج پاکستان کی ڈائریکشن کی خرم بھائی نے بات کی. سیمنٹ کی سیل 11% بڑھ چکی ہے، ڈیزل 13%، پیٹرول 5%، فرنس آئل جو انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے 108%، ٹریکٹر کی سیل میرے بھائی نے ان پٹس کی بات کی فارمز کی 188%، جو ٹرکس اور بسز ہیں 9%، موٹر بائکس 22%، ایکسپورٹس آپ کی 18% جو پچھلے 12 سال میں سب سے زیادہ بڑھی ہے، ریمیٹنسز 16%، KC انڈیکس ایشیا کی سب سے تیز ترین. مجھے بتائیں اور کون سی ڈائریکشن یہ لوگ ہم سے مانگ رہے ہیں؟ میرے جواب دے پھر راجہ صاحب 1 منٹ. کووڈ کے بعد وی کی بات، جو وی کا کانسیپٹ آیا کہ اس طریقے سے ہم نے جابز لوز کی اور اسی سپیڈ سے ہم نے واپس جابز اتنے بہترین فگرز، قاضی صاحب اتنی شاندار فگرز، اتنی زبردست فگرز، لیکن عام آدمی رو کیوں رہا ہے؟ پھر وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیوں نظر نہیں آتا؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ٹریکٹر جو ہے یہ وہ سرمایہ تھا قاضی صاحب، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ سرمایہ تھا. ایک آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکے، چینی نہ خرید سکے. I'm sorry. No, this is not a blanket statement. بے روزگاری نہیں بڑھی کیا؟ کیا لوگوں کے لیے چیزیں دسترس سے باہر نہیں ہوئی؟
नादिया बीबी, आपने फिर इससे पहले मेरी वो बात ही नहीं सुनी ना कि अभी पीछे कॉन्सेप्ट आया वी का, कि पाकिस्तान ने कोविड में जॉब्स जिस तरीके से लूज की 2.5 मिलियन, उसी तरीके से वापस रीगेन की उससे कम अरसे में। इसका मतलब गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो जॉब्स वापस आई है ना। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जब आप बात करती हैं महंगाई की, तो आप महंगाई के बाहर को सिर्फ पाकिस्तान के सिनारियों में नहीं देख सकती। आपको सिंगापुर से लेकर श्रीलंका तक और श्रीलंका से लेकर इंडिया और अफगानिस्तान तक सब बॉर्डर्स को देखना पड़ेगा कि रीजन में किस तरीके से प्राइसेस ऊपर गई हैं। आज हमारे पास इंडिया में पेट्रोल की प्राइस क्या है, ठीक है, मवाजना करके अगर हम देखें तो पाकिस्तान एंड दिस गवर्नमेंट इज डूइंग बेटर as compared to all the other South Asian countries. That's about it. पाकिस्तान बेहतर कर रहा है। नादिया, जो भाई ने फैक्ट्स और फिगर्स बताए ये लाए होंगे कहीं से, अगर तो इसको मान लिया जाए तो फिर तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तो तारीख के खुशहाल तरीन दौर से गुजर रहा है। और अगर ये बात सच है तो मुझे ये फिर बताएं कि लोग खुदकुशियां क्यों कर रहे हैं, लोगों के घरों में फाके क्यों हो रहे हैं, लोग कर्ज के तरह क्यों दब रहे हैं, और सफ़ेद पोश बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत का भरम कैसे रखे हुए हैं आजकल। आप एक तरफ इनके ये जो इन्होंने अभी फैक्ट्स बताए हैं नादिया, मैं आपसे कहता हूँ वो लेके जाएं, और एक तरफ अपना कैमरा और माइक लेके जाएं और लोगों से पूछें कि तुम्हारा हाल क्या है। सारी सूरत हाल आपके सामने खुद आ जाएगी, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप इतने पॉपुलर हैं तो मैं तो कहता हूँ आज कराएं ना बल्दियाती इलेक्शन, अभी कराएं बल्दियाती इलेक्शन। मैं तो दुआ करता हूँ ताकि आपको पता लगे कि लोग आपके लिए कितनी झोलियां उठा उठा कर दुआएं कर रहे हैं और आपके इस्तकबाल के लिए कितने बेताब हैं लोग पाकिस्तान के इलाकों में और सड़कों पर। अभी तो ज़िमनी इलेक्शन में भी सामने आ जाएगा, आप ज़िमनी इलेक्शन में आप पॉपुलर या ये पॉपुलर सब पता चल जाएगा अगर आरटीएस ना बैठा तो। दूसरी बात ये है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा जी 35 साल जो इन्होंने हमें हालात ऐसे क्रिएट किए। यार बाकी सारी बातें छोड़ दें, काजी साहब भाई आप मेरे, 35 साल में जो लोग हुकूमतों का हिस्सा रहे वो आज आपके साथ फिर क्यों बैठे? इससे बड़ी कोई मुनाफिकत हो सकती है? फिर अभी आपने ब्लैकआउट की बात की और बिजली की, उमर अयूब तो नवाज शरीफ के साथ था, फिर वो मुशर्रफ के साथ था, वो फिर नवाज शरीफ के साथ था, और वो आज आपके साथ है। तो वो तो हिस्सा रहा है पॉलिसी का। वो तो इक़्तिदार में जब ये पॉलिसीज बन रही थी तो फिर आपने उन लोगों को, आज आपके जो एमएनएस एमपीएस हैं 60-70% लोग तो या पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है या मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है या काफ से होगा। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि पिछली टीमें बुरी थी, पिछली हुकूमतें बुरी थी, तो वही लोग तो आज आपके साथ बैठे हुए हैं। तो आप पहले खुद बताएं कि आप चाहते क्या हैं भाई, क्या आप कहना क्या चाहते हैं, आपका मुद्दा क्या है? सिर्फ लोगों को गालियां देकर और पिछली हुकूमत का आप जान छुड़ा नहीं सकते। आप भूल गए हैं कि क्या वजीर आजम कई बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, तो फरिश्ते तो नहीं उतरेंगे ना, जाहिर है इन्हीं लोगों में से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और टीमें बनानी पड़ेगी। बहरहाल क्योंकि लास्ट 2 मिनट में अली गौहर साहब जरा गुजारिश कर लेना अपनी। आप आवाम से पूछ लें कि कौन सा हुकूमत बेहतर थी। हमारी हुकूमत ने 100% अभी इलेक्शन होंगे ना, ज़िमनी इंतखाबात जिन हलकों के हैं 7 हलकों की पता चल जाएगा कि कौन कितना पॉपुलर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा, पेंशनर्स की पेंशन में 125% इजाफा, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है, आपने क्या दिया जी इस कौम को सवाए? अच्छा अली गौहर साहब आखिरी, क्योंकि 2 मिनट है, उनको गुजारिश कर लेने दे कि बहुत सारी चीजें वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिगर्स भी उन्होंने बता दिए, बिल्कुल सही है, ये फिगर्स झूठे नहीं हैं। तो फिर अब बाकी क्या कहने को रह जाता है अली गौहर साहब? नादिया, इस वक्त जो हमारे सराउंडिंग में कंट्रीज है ना, जिसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, आप बता दें कि कोई चीज इनकी उनसे बेहतर है। कोई एक फिगर मुझे बता दें कि इस वक्त करेंसी की वैल्यू हमारी उनसे बेहतर हो, जो इस वक्त इन्फ्लेशन की सूरत हाल है। आपको पता है कि हमारे टाइम में 4 पर आ गई थी और आप 12 से भी ऊपर चली गई है। वो फिगर ये भाई साहब क्यों नहीं बताते? ये क्यों नहीं बताते कि उस वक्त आटे और चीनी का क्या रेट था और आज क्या है? ये क्यों नहीं बताते कि उस वक्त एक शुगर के पेशेंट को इंसुलिन 400 की मिलती थी और अब 1000 रुपए से भी ऊपर है? ये क्यों नहीं बताते? ये क्यों नहीं बताते कि उस वक्त दालों के क्या रेट थे और आज क्या रेट है? कोई एक मुल्क, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका से आपकी कोई एक चीज भी बेहतर है? अब हम उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमारी करेंसी वैल्यू अफगानिस्तान से भी कम है। मतलब ये इनके हालात है। उसकी बहुत रीजंस है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। आप मुझे बिल्कुल, आई हैव टू वाइंड अप द शो। अली गौहर साहब, कुछ तो लेकिन अच्छा कर रहे हैं ना, कि एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, कुछ तो अच्छा हो रहा है ना, सब खराब नहीं है। कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं नादिया। उसकी सिर्फ यही वजह थी कि एक्सपोर्ट बढ़ने की, क्योंकि कोविड की वजह से चाइना और वो डिस्टर्ब हुए। कुछ
टेक्सटाइल सेक्टर में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, Spill over. लेकिन उसके अलावा इनकी परफॉर्मेंस जीरो से भी नीचे है। चले अब बेरोजगारी आम हो गई है। अब ये जो परफॉर्मेंस की बात है, ये ऑपोजिशन तो कह ही रही, हाँ ऑपोजिशन तो कह ही रही है, लेकिन आज वजीर आजम ने बकायदा वज़रा को कहा है, इसका मतलब वजीर आजम बड़े कंसर्न है और उनको भी इस बात का इदराक करना है और वो देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस एक चीज़ है जिसके ऊपर लोग सबसे ज़्यादा उनसे सवाल करते हैं और महंगाई का जो तूफ़ान होता है वो सबसे ज़्यादा आवाम को मुश्किल में डालता है। अब आप इसके लिए कितनी भी रीजनिंग दे दें, कोई भी रैशनैलिटीज़ लेकर आ जाएं, लेकिन जब एक शख्स को आटा, चीनी, घी, दालें महंगी मिलेगी तो उसके लिए ज़िंदगी गुजारना और मुश्किल हो जाएगा। फिर ये मैटर नहीं करता आपके लिए कि क्या सरप्लस में है और कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। इस चीज़ के ऊपर इन्हें डायरेक्शन लेनी होगी और वज़ीर आज़म को देखना होगा कि क्या वजह है कि मुल्क में महंगाई बढ़ रही है और लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।